श्री हनुमान बेनीवाल जी क्यों सदे विधायक थे, उनके साथ में हमने काम शुरू किया। काम करने के बाद में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए आपके अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ईश्वर की कृपा से रही और हमने इसको पार्टी को लॉन्च 29 अक्टूबर को जयपुर में पार्टी के लॉन्च में हमने सचिन पायलट जी, हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी रही। आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस दोनों आपने से लोगों का हाथ हुआ। निश्चित रूप से वो लोगों को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी आपने इससे काफ़ी लोगों का काम किए हैं, हनुमान बेनीवाल का हो या फिर राकेश टिकैत जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा चेहरा है किसान नेता के तौर पे, आपने किसान महापंचायत में बड़ा रोल निभाया है। तो ये जो रैलियाँ होती है, चुनावी सभाएँ होती हैं, इनमें क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है लोगों के बीच में जाने का या फिर कोई परेशानी? दुश्मन का भाई क्या पता नुकसान कर दे, कोई हमारी सूचना लेने दे, तो राम जी ने कहा दुश्मन का भाई जरूर होगा, लेकिन मिलने आए तो मिल लूंगा तो सही। राजनीति में यही होता है, यही होता मिल। जैसे ही विभीषण आए तब आते उन्होंने कहा कि लंकेश कैसे हो। बड़े विभीषण ने सोचा लंकेश तो एक ही है, रावण, कहीं भैया तो पीछे नहीं आ गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोला नहीं लंकेश हो, अब आप हमसे मिल गए तो लंकेश बन जाओगे। एक कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि सारे नेता भाषण देते हैं कि 36 बिरादरी को साथ। आपने सुना होगा राजस्थान के तो सारे नेताओं के भाषण में सुना कि 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन वो जैसे मंच पे उतरता है तो उसको पता है वो कौन सी समाज की जुतियाँ पहन लेता है। नारायण जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, मैं साथ रहने वाला, दोनों भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। हो सकता है पब्लिक डोमेन में क्या बात है वो अलग विषय है, लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन होता है तो वो अपनी टीम भी अच्छी सेलेक्ट करता है। जैसे वो नेता बनाया नहीं सकता, नेता तो पैदा होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए, उसके अंदर गुण होते हैं, हम उस गुण को पब्लिक डोमेन में लेके जाते हैं, पब्लिक तक लेके जाते हैं, जनता के बीच में। जब नेता मार्केटिंग होती है, किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट बेचना, उसका प्रोडक्ट अच्छा है और फिर अच्छी मार्केटिंग है, वो 100% बिकता है। कलाम साहब ने कहा था, मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानता हूँ। उन्होंने हमेशा एक बार कहते हैं, अपने हर एक चीज सुनोगे तो उसमें वो कहते हैं एक्वायर द नॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव ढाणे जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं कि 2023 के चुनाव में क्या माहौल है, और इन्हीं माहौल के बीच में हम नेताओं से भी सवाल करते हैं जनता के हित में। लेकिन उन नेताओं के पीछे बैकबोन क्या होती है, वो बैकबोन जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राम सिंह जी सांकला साहब के साथ, क्योंकि राम सिंह जी जो इलेक्शन मैनेजमेंट की जो टीम होती है उनकी बैकबोन है। अक्सर नेता होता है वो तो सिर्फ चेहरा होता है, उसको नेता बनाने वाले कौन होते हैं? आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं कि बहुत सी पार्टियों के, बहुत से नेताओं की कैंपेनिंग दिखती है। हनुमान बेनीवाल की ही बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल जब 2018 की पार्टी में लॉन्च कर रहे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो उसमें अहम भूमिका थी राम सिंह जी सांकला साहब की। उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, तो आखिर सोशल मीडिया का यूज और मिसयूज होता है, उन सब के बारे में भी जानेंगे सांकला साहब से। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आरजे टीवी 24। धन्यवाद अभिषेक जी। सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जब जानने की कोशिश कर रहा था, आपने बड़े बड़े इलेक्शन मैनेजमेंट किए हैं, आपके बारे में जब मैं सोच रहा था तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, तो आप 2018 के इलेक्शन जब टाइम था उस टाइम पे हनुमान बेनीवाल के साथ भी दिखाई देते बड़े बड़े मंचों पे। जब हनुमान बेनीवाल स्टेज पे दिख रहे थे, पीछे बैकबोन की तरह आप देख रहे थे, और शायद उसी समय यही शर्ट पहन रखा था, मैंने देखा था। और सर मैं महापंचायतों की बात करूँ, जो राकेश टिकैत ने जो महापंचायत की थी उसमें भी आप दिखाई दे रहे थे, और कई पार्टियों के साथ में आप काम किया है। बीजेपी के साथ में मैंने आपके बारे में जानने की कोशिश, तो बीजेपी का भी आपने काम किया है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि शर्ट आपने वही पहन कर रखी, तो मैं आपको बता दूं कलर हो सकता है, शर्ट दूसरी हो गई। इस बार 5 साल में सरकार बदल जाती है तो शर्ट जरूर बदली होती है। और एक बात चुनाव मैनेजमेंट की, तो चुनाव का ये रहा कि मैं 2012 से इस फील्ड में हूँ जी। पहले सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारी हैदराबाद से हुई थी, मैं वहीं पे स्टडी कर रहा था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में काम करने का मौका मिला था, और उस समय एक नई चुनाव की रणनीति तय होती थी, सोशल मीडिया का एक नया चुनावी दौर था, और उसी दौरान हम उसमें एंट्री की। और चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टच किया जाए। अब साउथ के अंदर बीजेपी का इतना प्रभाव रहा नहीं था, उसके बावजूद भी एक अच्छी टीम बना के उसके अंदर वर्किंग की। वर्किंग करने के बाद में लोगों से जुड़े, लोगों से जुड़ने के बाद में बहुत सारी सीटों पर बहुत अच्छे वोटों से
चुनाव भी जीते, बहुत सारी सीटें 2 नंबर पे भी रही। तो इस तरह की चुनावी रणनीति हैदराबाद से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव आ गया था 2014 का, उसके अंदर भी हमने अच्छा खासा काम किया था। कई सीटों पे देश के अलग अलग कोनों में भी गए, मेरी टीम वहाँ पे भी थी। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का, गुजरात का चुनाव हुआ, फिर राजस्थान 2018 के चुनाव में हम आए थे। तो 2018 के चुनाव के बाद अगर आपने कहा कि किस तरह से हमने किया था, उसमें बहुत सिंपल वे में था कि हम उस समय जो पार्टी बनी नहीं थी, श्री हनुमान बेनीवाल जी खींवसर से विधायक थे, उनके साथ में हमने काम शुरू किया। काम करने के बाद में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए आपके अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ईश्वर की कृपा से रही। और हमने इसको पार्टी को लॉन्च 29 अक्टूबर को जयपुर में पार्टी के लॉन्च में हमने काम किया। बहुत अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसका लॉन्चिंग, क्योंकि डिजिटल लॉन्चिंग इंडिया के अंदर पहली बार एक पार्टी हुई। तो इसके बाद में कुछ चीज़ें और भी रही है चुनाव के दौर पे। हर चुनाव तो अपने हर जगह, पंचायत के चुनाव ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, हर स्टेट में अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, तो चुनाव का चलता रहता है। लेकिन मैं इन सबसे परे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये काम तो किए हैं, अच्छी बात है, काम करने भी चाहिए, लेकिन इसका आइडिया कैसे है कि मुझे यही करना है? क्योंकि जब गांव ढाणी से आप निकले हो, नागौर के एक छोटे से गांव से आप आते हो, लेकिन गांव से निकलने वाले हर बच्चे का यही होता है कि मुझे पढ़कर कोई टीचर बनना है, IAS वाईएएस बनना है या फिर सरकारी अफसर बनना है। लेकिन आपने जितना बड़ा बेड़ा उठाया इलेक्शन मैनेजमेंट का, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। नेता का एक शब्द है, वो भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं लगा कि यार मैं नेता काम कर रहा हूँ, कहीं मेरे कुछ भी छोटी सी गलती हो गई, डर नहीं लगा कि सर इस काम को करने से पहले? नहीं, डर किस चीज़ का? जिसमें आपको एक कलाम साहब ने कहा था, मैं APJ अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल मानता हूँ। उन्होंने हमेशा एक बात कहते हैं, अपने हर स्पीच सुनोगे तो उसमें वो कहता है एक्वायर द नॉलेज। तो आपको दिलचस्प बात होगी कि हम इंटरेस्ट तो था, ऐसा नहीं, पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्ट था। 2008 के अंदर से ही, बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन उस समय से ही अखबार तो 5 से पढ़ते थे, राजनीतिक खबरें पढ़ते थे, अच्छा लगता था, आता ही वही है। इस चीज़ में फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ। हैदराबाद चले गए तो वहाँ मौका मिला, मैं सबसे पहला मौका मिला मैं टेलीकॉलिंग का, कि हम टेलीकॉलिंग करें लोगों को वोट के लिए, कि भाई आप उसमें वोट दें। तो धीरे धीरे मेहनत करते गए, उसमें हमारा प्रमोशन भी होता गया, IT के अंदर चले गए, IT के अंदर सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में चले गए, तो वहाँ से प्रोग्रेस हुआ। फिर इसमें दिलचस्प चीज़ें लगी कि हाँ, चुनाव में ये आजकल जो एक समय था, चुनाव पहले आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद में चुनाव 4 लोगों ने कहा, उसके हिसाब से गाँव के लोगों ने वोट दे दिया। फिर वोट देने के बाद में समय थोड़ा और बदला कि एक छोटी सी सभा हुई, सभा में निर्णय ले लिया गया कि ये हमारा MLA होगा, ये सांसद होगा। लेकिन अब धीरे धीरे समय और तेजी से बदला कि हर वोट अपनी व्यक्तिगत सोच रखता है, चाहे आप एक घर में। 2014 के बाद में बहुत ज्यादा समय बदला है, जब से मोदी जी हैं, क्योंकि युवाओं का माइंडसेट अलग है। जो बुजुर्ग वो कहते हैं कि हम तो आज उसी समय से हम उस पर, आपने गाँव में देखा होगा कि साहब हम तो बचपन से पुराने टाइम से कांग्रेस के वोटर हैं, BJP के वोटर हैं, वो सारी। लेकिन इस दौरान नई पार्टियां भी तो आ रही हैं, वो भी स्टेबल। आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए आम आदमी पार्टी का, दिल्ली और पंजाब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस दोनों से लोगों का हाथ था। निश्चित रूप से वो लोगों को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और उनको फिल्टर, एक तरह का आपने देखो डेटा फिल्टर होता है यहाँ पे, कि हाँ, उस पर भी बात करने वाला कि ये लोग किस माइंडसेट के हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग होती है निश्चित रूप से। अच्छा, आप ये डेटा की बात कर रहे हो, तो डेटा कैसे निकालते हो? मतलब आज आप जयपुर में बैठे हैं अपन इस वक्त, लेकिन जयपुर से बात करें, अंतिम छोर पे गांव ढाणी की बात करें, जैसे गंगानगर में कोई बैठा है, आप गंगानगर में किसी का काम कर रहे हैं, तो गंगानगर के लोगों को आप कैसे समझते हैं? इसके लिए हमारी पूरी टीम है। हम करीब, हमारी टीम में, मेरी टीम में 160 जने काम करते हैं। तो ग्राउंड पे भी हैं, ऑफिस में भी हैं, हम टीम भेजते हैं वहाँ पर लोगों से। जो सब्जेक्ट होता है, जो इसका टेक्निकली भाषा में अगर हम कहें तो कंटेंट होता है, कंटेंट, फिर होता है सर्वे, तो वहाँ से डेटा निकल के आता है। फिर उन लोगों की इन्फॉर्मेशन आजकल पब्लिक डोमेन में बहुत जगह आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह आपकी आदत होती है, हमारी टीम की एक टीम इसीलिए है कि वो सारे न्यूज़पेपर पढ़ें सुबह, कौन से जिले में क्या खबर आई, कौन से नेता का क्या स्टेटमेंट रहा, फिर उसके ऊपर कैसे काउंटर करना, वो सारी चीज़ें आती है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल सर्वे बहुत चलन में है। इस सर्वे को अपन ब्रीफली समझना चाहें, जैसे गांव ढाणी से हमारे जैसे लोगों के लिए भी मान लीजिए, तो सर्वे की डेफिनेशन क्या है? मतलब थोड़ा सा मुझे एक बार समझाइए। मुझे देखिए अगर सर्वे की बात, आजकल पॉलिटिकल पार्टी हैं, सर्वे बहुत करवाती है, हर नेता अपने स्तर पर सर्वे करवाने लग गए हैं। देखिए मेरा ये मानना है, मैं बहुत सारी सर्वे
हमने भी करवाए हैं, उनकी जो सर्वे मीटिंग्स होती है उसमें हम बैठते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी सर्वे अगर करवाती है तो इस पे जो अभी जो सिटिंग एमएलए है या सिटिंग विधायक है, सिटिंग एमपी है, उसको लेकर सबसे अच्छा सर्वे माना जा सकता है। अगर हम कहेंगे कि नया चेहरा किसको बनाए, तो आप बताइए अभिषेक जी मुझे, जो व्यक्ति अभी पिछला चुनाव हारा है तो उसको तो सब जानते हैं। बिल्कुल। तो फिर नए लोगों को एंट्री कैसे दोगे? सर्वे के आधार पर देना तो वही आता है नाम। आपने देखा होगा कि जो आदमी 2 बार चुनाव हार गया होगा फिर भी सर्वे में उसका नाम है, तो फिर टिकट क्यों नहीं देते उसको? क्या तो सर्वे का एक ही कारण होता है कि जो सिटिंग एमएलए है उसकी क्या स्थिति है, एक तो वो आपको पता चल जाता है, और दूसरा लोगों से जानते होंगे। हाँ निश्चित रूप से व्यक्तिगत हर एक लोगों से। इसमें 3 मेथड होते हैं, एक तो आईवीआर हो जाता है, दूसरा आपका कॉल सेंटर के माध्यम से होता है, फिर आपके ग्राउंड पे टीम भेजते हैं। तो वो सारा काम अलग अलग सेगमेंट होता जाता है। जी, आप युवा नेता की बात कर रहे हैं, यूथ की, कि नया चेहरा होता है उसके लिए सर्वे में कैसे नाम, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करते हैं? जैसे कोई नया नेता है, मैं कह रहा हूँ राजनीति करना चाहता है, समाज का भला करना चाहता है, तो वो कैसे करें? उसके लिए आप क्या ऐसी जो स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप उसको नेता बना दो? हमारी स्ट्रेटजी है, देखो नेता बनाया नहीं जाता, नेता तो पैदा होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, उसके अंदर गुण होते हैं, हम उस गुण को पब्लिक डोमेन में लेके जाते हैं, पब्लिक तक लेके जाते हैं, जनता के बीच में। जब नेता मार्केटिंग होती, किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट बेचना, उसका प्रोडक्ट अच्छा है और फिर अच्छी मार्केटिंग है तो 100% बिकता है। भाई आज नेताओं की तो कमी क्या है कि नेता भी मैक्सिमम आपने देखा होगा, सारे नेताओं का भाषण सुनोगे तो वो बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं। वो अपनी एक विधायक का भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होगा तो वो कहीं ना कहीं बातें करता होगा दिल्ली के स्तर पे, लोकसभा राष्ट्रीय लेवल की, जबकि उसको खुद के मुद्दों को पता नहीं है। अब जनता को इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीजों को कि यार ठीक है, अब मोदी की बात राहुल गांधी जी करें तो बढ़िया, राहुल गांधी जी की बात मोदी जी करें तो ठीक है, लेकिन कोई छोटा नेता ऐसी बात करता है कि ऐसा हम मोदी जी को बदल देंगे या राहुल गांधी जी को बदल देंगे, तो वो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं। तो आप तो फिर जानते हो इस चीज में कंटेंट को समझना कि क्या कंटेंट लोगों के बीच में, शब्दों को समझना है, बस सिंपल। अच्छा, मैं सोशल मीडिया की भूमिका मानता हूँ सर। देखिए सोशल मीडिया की भूमिका जो 2018 में रही वो एक हद तक बहुत ठीक थी, जो मेरा पिछला अनुभव। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है सोशल मीडिया से भी आजकल बहुत सारी चीजें और आगे निकल गई। सोशल मीडिया में क्या हुआ कि सारे लोग आगे, फिर हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं जैसे, और राजनीति के अंदर जब तक आप अलग नहीं करोगे, जब तक कुछ नया नहीं करोगे, तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हो। तो सोशल मीडिया की भूमिका है निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है एक महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, 90% चीजें और भी होती है चुनाव के अंदर जो आपको करना होता है। ब्रांडिंग होती है, फिर ब्रांडिंग पहले तो ये भी होता है कि चुनाव लड़ना तो छोड़ो, आज तक तो टिकट की लड़ाई बहुत बड़ी होती है कि टिकट तक आपकी दावेदारी हो। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं कि किसमें क्या हम कितना अच्छा काम कर पाते हैं। अच्छा, जैसे कोई नेता है, टिकट नहीं मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उसमें भी टीम की बहुत जो भूमिका होती है, माहिर होते हैं वो चुनाव लड़वाने में, जिताने में, तो उसके लिए कैसे कोई अलग प्लान करते हो या फिर पार्टी लेवल का ही काम करते हो? नहीं ऐसा नहीं, पिछली बार इससे पहले हमने पार्टी लेवल का ही काम किया था। इस बार ही राजस्थान के अंदर, राजस्थान मेरा खुद का होम स्टेट है तो कंफर्ट जोन भी मेरे लिए, तो हमने कहा कम से कम ऐसे 10-30 लोगों के साथ में काम करें जो विधानसभा में जाए, जिनकी स्थिति है विधानसभा में जाने की, उनकी आप मदद कर दो। भले वो चुनाव 1 हारा हो 2 हारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो टिकट का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो व्यक्ति चुनाव हार चुका है, 1 या 2 चुनाव हार चुका है, हो सकता है पार्टी उसको टिकट नहीं दे, लेकिन अगर आपका सही मैनेजमेंट होगा तो वही व्यक्ति चुनाव जीत के जाएगा। ये उनको बारीकी से वो सारी चीज़ पता रहती है, कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ मैं मजबूत हूँ, क्योंकि एक बार जो नेता चुनाव लड़ लेता है उनके लोग कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि उसमें ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती आपको, सबसे बड़ी उसमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपका अच्छा मैनेजमेंट ही आपको चुनाव जिता सकता है। जो व्यक्ति चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत उन लोगों को होती है जो नए नेता होते हैं, जिनको स्टेबल होना है, पॉलिटिकली लोगों तक पहुंचना है, तो उनके लिए बहुत सारी अलग अलग कैंपेन्स होती है चुनाव में कि लोगों तक कैसे कनेक्ट हो पाए। फिर होता है सोचने का, पूरा काम हम करते हैं, हमारा काम होता है 20% हार्डवर्क और 80% सॉफ्ट वर्क होता है कि आप सोचो, ऐसा कुछ जो भी सोचो अलग सोचो, बेहतर सोचो, इससे आप लोगों के बीच में जाओगे, पार्टियों के बड़े नेताओं की नज़र में आओगे। तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। राम सिंह जी, आपने इससे काफ़ी लोगों का काम किए हैं, हनुमान बेनीवाल का हो या फिर राकेश टिकैत जो आज की टाइम पे बहुत बड़ा चेहरा है किसान नेता के तौर पे, आपने किसान महापंचायत में बड़ा रोल निभाया है। तो ये जो रैलियाँ होती है, चुनावी सभाएं होती हैं, इनमें क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है लोगों के बीच में जाने का, या फिर कोई परेशानी हुआ?
देखिए मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि परेशानी की बात है कि हम जब किसी काम करते हैं व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, तो मैं हनुमान जी के साथ था तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में था, वो मेरे सेक्टर से भी आते हैं। मैं उनके साथ में 2020 तक जो बाई इलेक्शन था उस समय तो उनके साथ था, उनकी टीम में का एक पार्ट था। मैं एक बड़ी आपको बता दूं, सिक्कर में एक रैली हुई थी 10 जून को। उसकी बड़ी दिलचस्प बात था, समस्याएं जब आपने पूछी कि क्या क्या समस्याएं, अब आपकी रैली होने वाली है 10 जून को और 9 जून को इवनिंग टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें जो व्यवस्था की गई थी कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में, एक साइड का पूरा टेंट हट गया। तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपके ऊपर कितना बड़ा दबाव रहा होगा कि सुबह तो आपकी मीटिंग, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उस समय जो टीम को सही एडवाइस, सही गाइडेंस मिल जाए कि अब करना तो है प्रोग्राम, लोग आएंगे, आपने इनवाइट कर दिया, सब लोग आ रहे हैं, कुछ रास्ते में हो सकते हैं, बिल्कुल लंबी दूरी से आते हैं, आप रोक भी नहीं सकते। तो 2 चीजें हमने उस समय की थी। पहले तो उसकी कोई नेगेटिव खबर बाहर नहीं जाए, क्योंकि वो ग्राउंड के बाद जो भी लोग थे हमने उनको बाहर किया पहले। कोई भी किसके अगर वीडियो भी वायरल हो जाएंगे तो लोगों को अलग गलत प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर कि कहीं ऐसा नहीं कि मंच टूट गया। फिर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो 2 चीजें ज्यादा ही जुड़ के बोले, उसको रोका और रात भर वहाँ पे काम चलाया। पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक ही रात में पुराने स्ट्रक्चर को करीब 10 से ज्यादा अलग क्रेन मशीन लगा के हटवा दी। तो ये पूरा मैनेजमेंट का पार्ट होता है, आप उसको सही समय पे कैसे समझते हैं। काम आप नहीं करते हो लेकिन सोचना आपका काम, आप सोचोगे तो मजदूर काम करते हैं, ये दिल से। राजस्थान से बाहर भी जैसे आपने काम किया तो उनमें क्या क्या मोटे काम थे जैसे आपकी बात करें? देखो मैं बता रहा हूँ, हम महाराष्ट्र के अंदर काम किया था, महाराष्ट्र अमरावती अकोला के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम था। उसमें हम जो मेन देखा कि जो लोग ग्राउंड पे नहीं है, कुछ लोगों को मजबूरी होती है कि भाषा भी समझने में दिक्कत होती है। नहीं कोई ऐसा कोई, मुझे तो तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, आप जिस भाषा में बात करो बड़ा कंफर्ट है, सब जगह आपको सारी आती है। काफी हद तक काम करते करते सीख गए। आते तो मारवाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन काम करते करते ये सारी चीजें सीख गए, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आपको काम करना है उनकी भाषा समझ होनी चाहिए। राजस्थान मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन इसलिए है कि मैं यहाँ का एनवायरनमेंट समझता हूँ, यहाँ के लोगों को समझता हूँ, यहाँ की भाषा। हमारे अभी जितने भी कैंडिडेट हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो खुद बहुत कंफर्ट जोन में है हमारे साथ बात करते हुए। हम कोई प्रोफेशनल रास्ता ठीक है जो एक वे होता है, उसके बाद में हमें भी तो उनको कंफर्ट जोन देना होता है कि किस तरह से आप चुनाव में जाओ। हम जब बातचीत करते हैं तो हमारा जरिया होता है, तो ये सारी चीजें इनके ऊपर आती है। 2023 का चुनाव है, इसमें भी पार्टियां बड़े बड़े लेवल पे कैंपेनिंग कर रही है, बड़े बड़े प्लान कर रही है, लेकिन इन सब पार्टियों में आजकल चुनाव मुद्दों से परे हटके राजनीति में जाति और धर्म पे आ रहा है। तो इसके बीच में आपकी टीम उन नेताओं को जिताने के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है? देखिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि सारे नेता भाषण देते हैं कि 36 बिरादरी को साथ। आपने सुना होगा राजस्थान के तो सारे नेताओं के भाषण में सुना कि 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन वो जैसे मंच पे उतरता है तो उसको पता है वो कौन सी समाज की जुतियां पहन लेता है। तो उसको लगता है कि मैं इस समाज की किसी के खिलाफ बोलेगा। तो ये कहने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव 100% जाति प्रभावित करती है। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जाति से पूरा चुनाव समीकरण देखा जाता है। अब पार्टी टिकट देने में आप बताओ, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, मैं बड़े से बड़े किसी नेता, किसी समाज के चेहरे को ले लीजिए ना और उसको कर दीजिए। आप तो अगर जाति का मामला नहीं होता तो सचिन पायलट को कह दीजिए कि साहब आप सरदारपुरा से लड़ लें और अशोक गहलोत को कहिए टोंक से लड़ लें। अगर जातीय समीकरण नहीं होता तो दोनों चुनाव नहीं जीत जाते, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े नेता। तो लोगों का माइंडसेट भी वैसा है, नेता क्या करे, नेताओं की तो मजबूरी है, लोगों का माइंडसेट ही वैसा है। अगर आपको 100 लोग इकट्ठे करने हो तो आप कहोगे कि हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जो आपको समाज के अच्छे हितों में बात हो, तो नहीं बोले। आप कहोगे अरे इस समाज को लेकर ऐसी किसी ने गाली दी थी तो 2000 लोग आ जाते हैं। इस चीज को समझिए, इसका डेटा हम समझते हैं। हमें बताएं कि कोई भी घटना घटती है, किसी मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है तो आप देखना 2-5 हजार लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई मूर्ति की स्थापना करनी हो तो 200 लोग नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, समाज में नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी जाती है और उसको एक्सेप्ट भी जल्दी करता है। शिक्षा की बात कर लीजिए ना, शिक्षा में भी नहीं जाते हैं। निश्चित रूप से, अब दुर्भाग्य कह रहा हूँ मैं, तो आज मेरी कंपनी में 50 लोगों की और जरूरत है, लेकिन हमें मिल नहीं रहे। हमें इसलिए हम बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं। कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। ये दुर्भाग्य तो कौन, राजस्थान। आप मुख्यमंत्री गहलोत की बात कर रहे हैं, बीच में मैं एक दूसरा सवाल जोड़ दिया। मुख्यमंत्री गहलोत के पीछे भी आजकल एक बड़ी कंपनी का हाथ है, तो ये स्ट्रेटजी जो आजकल पिंग देख रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत के पीछे, तो इस थीम को आप क्या सोचते हैं? मुझे थोड़ा सा आइडिया। मैं आपको इसको बता रहा हूँ,
हर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पीछे कोई ना कोई कुछ लोग आप जैसे लोग हैं, कोई ना कोई लोग हो सकते हैं उस फील्ड से। इसके पीछे जनता को जानने की कोई लॉजिक तो होगा। आप समझिए कि जब कुछ कलर, हम अगर कलर पे बात करें तो क्या होता है कि कुछ नया करो। आपके पास चाहे ब्लैक ही करते तब भी नया था, पिंक किया तब भी नया था, उन्होंने उस लीग से हटके काम किया तो लोगों की नजर में है, आपका सवाल बना, नहीं तो नहीं बनता अगर उसी पुरानी टीम पे चलते तो यही होता है सोचने की। उनके पास भी टीम होगी तो सोचता ऐसे ही होंगे कि हाँ। अब रही बात इसमें, इसका अगर मेरा नजरिए के तो पिंक से एक वुमेन से रिलेटेड कलर भी माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए आधी आबादी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो, आधी आबादी को डायरेक्ट टारगेट करो, उसको समझिए। ये सारा होता है कि आपका एक, हमने अभी एक इवेंट किया था एक जगह जिसमें उनके कार्यकर्ता थे, सारे लोग कार्यकर्ता आए थे। कार्यकर्ता सब लोग करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने भी एक उसी फील्ड में काम किया था, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में विशेषता ये रही थी कि 3 से 4 हजार लोग आए थे। जो भी व्यक्ति आया उस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो हमारी राजस्थान की आन बान शान जो पगड़ी है उस प्रत्येक कार्यकर्ता को पहनाई गई। तो आप समझिए कि लोगों को भावनाओं से, कार्यकर्ताओं को आपने साफा पहना, ये हमारा आइडिया होता है। वो व्यक्ति खुद करता है, उसको मैनेजमेंट की टीम होती है वो करती है, लेकिन हमारा आइडिया तो था कि इस तरह से करना चाहिए ये चीज। तो लोगों के बीच में उनको सम्मान होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी कहता हूँ, आप वो सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को साइड में रखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट है तो उसके चुनाव जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो यही पॉइंट का फॉर्मूला हमने लागू किया। जहाँ तक मुझे अंदेशा है, मुझे एक मैराथन का भी अभी चर्चाओं में है, बुलेट मैराथन, वो भी आइडिया आपका ही था अभी कहीं हुई थी। अब देखो मैनेजमेंट में हम कहीं थे नहीं, उसमें हमारा वो खुद ही आइडिया आपका ही था। हाँ, ये आइडिया हमारा था कि उनका ऐसा इच्छा था कि हम कुछ करना चाहते हैं और एक ऐसा ही कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मैराथन करना चाहते हैं, तो उनके कुछ अलग थॉट थे। तो हमने कहा तो ये बुलेट का आइडिया कहाँ से आया? सोचते ही नहीं कुछ ऐसे मैराथन बहुत होती है, लेकिन मैराथन में बुलेट गिफ्ट देना, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं गिफ्ट देने के, करोड़ों कर दो, लेकिन बुलेट वाली बात आज का युवा क्या चर्चा बन रही है। आज का युवा क्या लाइक कर रहा है? बुलेट को कर रहा है ना, बिल्कुल। तो फिर जब उनकी पसंद से काम करो तो ज्यादा बेटर। कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को चर्चाएं रहेगी। आपका सवाल बना आज वो कुछ अलग हुआ तो आप मुझे ये जहाँ तक था कि आइडिया था कि ये आपका आइडिया है, क्योंकि मैंने आइडिया पूछा था। बहुत सारे लोगों को हम आइडिया देते रहते हैं। आइडिया तो फ्री है, तो फ्री हम आइडियाज तो खूब देते हैं। उसको मैनेज, जब तक लगता है कि उसको मैनेज करना, लोगों के बीच में लेके जाना, वो सारी चीजें होती है। राम सिंह सांपला का आगे विजन क्या है? बहुत साफ विजन है, बहुत स्पष्ट विजन है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम कुछ हमारे दर्शकों को क्लियर करके बताइए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं पॉलिटिकली काम करना पसंद करता हूँ। नया सब्जेक्ट है, नया फील्ड है, इसमें अधिक से अधिक उन लोगों को जोड़ो, अधिक से अधिक जो पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखते हो, और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में पॉलिटिकली साथ में असिस्ट करें। हमारे जैसे लोग भी पॉलिटिकली काफी इंटरेस्ट है। हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो बहुत सारी, मेरे तो कितने सारे यूट्यूबर्स हो गए, ये हो गए, सारे लोगों को उनको नई नई चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। हमें लोगों से, जो हमारा मान लीजिए कोई एक तरह का उम्मीदवार होता है तो हम उसकी पूरी मैनेजमेंट में कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, वो सारा पार्ट हम हर किसी को रोज का। सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। आप अगर राजस्थान सरकार पूरी सरकारी नौकरियों का 2% भी कर दे, जो भी 1% खाली, तो उसमें कहते हैं हम डबल लेंगे, दुगुनी लेंगे, तो भी आधा % से ज्यादा युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। और केंद्र सरकार कर दे तो वही 1% से ज्यादा नहीं दे पाएगी। 99% का आप करोगे क्या? वो होता है क्या है कि या तो आप उसको चुनाव में आराम से यूज करो तो आपका चेहरा अलग है, या फिर उसको काम दे दो। तो ये सारी अलग विजन में पार्ट होता है कि हम क्या करते हैं। बाकी मैं बस इन मुद्दे पर था। चुनाव मैनेजमेंट आजकल थोड़ा महंगा भी हो गया। पहले ठीक है, एक समय था 98 का चुनाव देखिए, एक गाड़ी लेके जाता, एक माइक वाली गाड़ी जाती थी, लोग सुनते थे। नेता गांव में 4 लोगों कह दिया कि भाई चुनाव में लड़ना है, जिताना है, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो करते पुराना सिंह नेताजी। आजकल नेताजी को 2 लगानी पड़ती है एक आदमी। होता है ना, मजबूरियां हैं। लोग सारे जागरूक हो गए, पूछते हैं हर 5 साल से हिसाब पूछते हैं कि सर क्या हुआ, 5 साल पहले भी आए थे, आपने वोट लिया था, आपने क्या किया। ये सारी चीजें हो गई। तो इन चीजों को लगातार मैनेज करते हुए चलना। आप कहते हैं आपका विजन सिर्फ यही है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट? निश्चित। तो सर किसी में ऐसी कोई बड़ी बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही, तो हम कर रहे हैं, बहुत सारी कर रहे हैं। हम सोचेंगे कुछ अलग करेंगे, हर आदमी सोचेगा अलग करेंगे। एक चीज और जानना था, कुछ लोग कहते हैं कि जो नेता बना सकता है वो नेता खुद क्यों नहीं बना? अब मेरी बात सुनिए कि एक अध्यापक होता है, मैं आपको बहुत, आपने जब सवाल दिया ना,
एक अध्यापक क्या क्या नहीं बना सकता, वकील बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को किसी टीचर नहीं बनाया, इस देश के राष्ट्रपति को किसी अध्यापक नहीं बनाया। तो हो सकता है कि वो अध्यापक, ये सवाल उससे भी किया जाता है, आपने उसका, अगर किसी भी अध्यापक का विद्यार्थी रहा होगा, कोई कलेक्टर बना, तो उससे पूछ सकता है कि सर आप कलेक्टर क्यों नहीं बने। तो वो तो इंटरेस्ट हुआ ना उसका, जिसमें इंटरेस्ट है। आपको बनने से ज्यादा बनाने वाला बड़ा होता है, कहावत भी है। तो वो चीज है कि राम जी जब जा रहे थे अयोध्या से, राम जी जब जा रहे थे, आपको देखा होगा केवट का प्रसंग बड़ा याद होगा आपको। जब केवट, तो ईश्वर, तो उनको पता था कि भगवान खुद आए हैं, तो ना जो मर्जी थी वो भगवान के सामने उन्होंने पोलाइटली सारी चीजें मैनेज की कि साहब आपको पार भी करवा दूं। लेकिन कहीं पता नहीं, आपके, मैंने तो सुना है आपकी चरण रज लगते ही एक पत्थर के वो स्त्री बन गई, अहिल्या का किस्सा उन्होंने कहा, तो मैं आपको इस तरह से नाव में नहीं बिठाऊंगा, नाव डूब जाएगी। तो केवट उनके चरण जो धोए और फिर लेके गए, भवसागर में पार करवाया, ये नदी पार कराई। तो फिर प्रभु ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या दूं, भगवान के पास कुछ देने के लिए था नहीं, वो खुद बनने आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या दें, आज तो मैंने गंगा जी पार कराई है, जब हम आए तो आप भवसागर पार करवा देना। तो ये काम पॉलिटिकली बहुत अच्छा है कि हमारा कोई काम होता है, चुनाव जीत जाता है तो वो कहीं ना कहीं कर देता है, बस और बड़ा कुछ काम। भगवान में काफी आस्था रखते हो? निश्चित रूप से, उसके बिना चलता है क्या। आइडियल किसको मानते हो? मैं आइडियल अगर आज के युग में माना जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम है, और बाकी अगर देखा जाए मैनेजमेंट के अंदर तो राम से बड़ा कोई मैनेजमेंट नहीं है किसी के पास। कैसे? देखिए भगवान श्री राम की बात। हाँ, भगवान श्री राम के पास में मैनेजमेंट आपने कहा तो मैं उसका थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बता, भगवान श्री राम से रिलेटेड अगर बात करें तो आपने देखा होगा राम वनवास चले गए थे। बिल्कुल। त्याग देखिए, त्याग अगर किसी आदमी का देखना तो राम का देखिए। राम को सुबह राजा बनाया जा रहा था, पता चला रात में उनको वनवास हो गया, उन्होंने एक पल भी नहीं गमाया, बोला ठीक है पिताजी का आदेश है तो हम जाएंगे, वन चले गए। 13 वर्ष तक वनों में भटके, वो अलग अलग जगह गए। फिर अंतिम वर्ष में माँ सीता जी का हरण हो गया, तो हरण के समय उसको सब लोगों को ढूंढना होता है कि ढूंढ के लेके आए कहाँ है, तो अलग अलग दिशाओं में भेजा। लेकिन जो दक्षिण दिशा थी वहां पे हनुमान जी को, अंगद जी को, जो महान योद्धा थे उनको भेजा गया। अब स्ट्रैटेजी के प्लान समझिए आप, वहीं से हनुमान जी को उन्होंने वो मुद्रिका दी कि तुम निश्चित रूप से दक्षिण दिशा में संभावनाएं ज्यादा है। हनुमान जी फिर उसी मैनेजमेंट पे आगे बढ़ते हैं, राम के दिए हुए आदेश पे हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने लंका गए, लंका के सामने सारी राक्षसों को मारा, जो समुद्र में मिली उसको मारा, और जब माता जी के सामने बैठे पूछा कि तुम कौन, बोला राम दूत जान मात की, सत्य शपथ कृपा निधान की। ये मैनेजमेंट की कहानी थी कि राम बोला मैं तो राम जी का दूत हूँ और कुछ नहीं हूँ, बहुत कुछ करके, वरना हम जैसे लोगों को घमंड भी आ जाता था। फिर इसमें मैनेजमेंट की कहानी यहाँ पे आती है। आप समझना, विभीषण को भगवान ने कहा था कि एक मेरा भक्त भी वहां रहता है, हनुमान जी को मैसेज देखेगा तो जिस जगह जाएगा वहां पे मेरा भक्त भी रहता है, उससे मिल के आना। इतना से मिल के आए, मिलने के बाद में आपको पता युद्ध हुआ, सारे समुद्र तट पे आ गए, युद्ध के ओर बढ़ने लगे। उस समय रावण भी विभीषण को निकाल देता है। तो विभीषण जिस समय आए थे, आप ये चुनाव से बहुत इसको रिलेट करते हो, विभीषण यानी कि जो दुश्मन के घर से कोई आया हुआ व्यक्ति। तो बाकी इन्होंने कहा सुग्रीव जी ने कि साहब रावण का भाई आया, आपसे मिलना चाहता है। बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा अपने मंत्रियों से कि क्या करना चाहिए, तो बोला साहब दुश्मन का भाई है, जो आज के तारीख आप यहाँ से रिलेट कर देना इसको, पूरा मैनेजमेंट की कहानी को, कि दुश्मन का भाई है, क्या पता नुकसान कर दे, कोई हमारी सूचना लेने दे। तो राम जी ने कहा दुश्मन का भाई जरूर होगा, लेकिन मिलने आए तो मिल लूंगा तो सही। राजनीति में यही होता है, यही होता मिल। जैसे ही विभीषण आए तब आते उन्होंने कहा कि लंकेश कैसे हो। बड़े विभीषण ने सोचा लंकेश तो एक ही है, रावण, कहीं भैया तो पीछे नहीं आ गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोला नहीं लंकेश हो, अब आप हमसे मिल गए तो लंकेश बन जाओगे। एक कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। कर का वेदी लंका ढाए की कहानी भी यहीं से स्क्रिप्ट मिलती है कि आपका दुश्मन के यहाँ से कोई भी लोग आता है चुनाव के अंदर, आपको लगता है कि उस खेमे में था, उसको या तो आप जुड़ोगे नहीं, तो वो आपको कोई जानकारी नहीं, आप जुड़ जाओ उससे, अच्छे से कनेक्ट हो जाओ और वो आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे। राजनीति में भी यही चीज देखने बहुत हद तक, बहुत हद तक। अच्छा अमसिंह जी, एक चीज मुझे ये बताइए कि आजकल 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा तीसरे मोर्चे की भी बहुत चर्चाएं होती है,
आप जहाँ भी जाओगे, यूपी में देख लीजिए तीसरा मोर्चा बना हुआ है, बिहार में तीसरा मोर्चा बना हुआ है, और भी जगह है बहुत सी, कर्नाटका हो, हर जगह तीसरा मोर्चा बना हुआ। तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कैसे लगती है आपको? राजस्थान में इसकी संभावनाएं तो बहुत अधिक है। कैसे? इसका कारण है, मैं डेटा कह रहा हूँ, हम पिछले चुनाव पे जाते हैं। 2018 का जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर 100+ सीट थी जहाँ पर तीसरे व्यक्ति ने चुनाव को प्रभावित किया था। तो जैसे मैं एक डेटा पे भी चले जाता हूँ, मैं आपको डेटा बता देता हूँ जी। एक सीट है आम्बेर, जहाँ से सतीश पूनिया जी चुनाव लड़े थे, प्रशांत शर्मा कांग्रेस से थे, और बीएसपी से नवीन पिलानिया चुनाव लड़े थे। हाँ, इनका नाम काफी चर्चा में, काफी चर्चा में था। चुनाव जीतने का क्या था, 13,000 वोट परसेंट, 13,276। और जो थर्ड पार्टी वाला जो कैंडिडेट था, उसने चुनाव में वोट लेके आए थे 15,994। तो आप देखिए, तो 15,994 जब वोट लेके आ रहा है वो, और विनिंग ही 13,000 है, तो उसका वोट प्रभावित करेगा नहीं, किसी सीट को प्रभावित किया। ऐसी सीटें, आप बहुत सारी सीटें हैं, आप जिस पे जाइए, बीकानेर वेस्ट में चले जाइए, जहाँ से बीडी कला साहब भी चुनाव जीते थे। उन्होंने चुनाव भी बहुत कम मार्जिन से जीता था, 6,000 वोटों से चुनाव जीता था। लेकिन वहाँ पे निर्दलीय गोपाल गहलोत चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 6,000 जितनी उनकी जीतने का मार्जिन था उससे ज्यादा वोट लेके आ गए, बिल्कुल चुनाव को प्रभावित कर दिया। आप फिर चले जाइए भीम के अंदर भी, संतोष सिंह रावत कांग्रेस से 3,500 वोटों, 3,700 कुछ वोटों से चुनाव जीतते हैं। और वहाँ पे निर्दलीय अजय सोनी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो बीजेपी से अलग, कांग्रेस से अलग, वो 35,000 वोट लेके आता है। कितनी बड़ी संभावना है। ऐसी 100 सीटें राजस्थान में जो प्रभावित कर सकती है। मैं निश्चित रूप, पिछली बार भी आपने देखा 25 से अधिक विधायक बीजेपी और कांग्रेस से अलग आए थे जी। तो कैसे संभावनाएं तो है, पूरी संभावनाएं। जैसे हनुमान बेनीवाल कहते हैं, हनुमान बेनीवाल की काफी पार्टियां 57 सीटों पे चुनाव लड़ा था, उनमें से कई सीटें ऐसी थी जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। हाँ, बायुक्त की सीट आप देख लो, बहुत कम मार्जिन से थी, जायल की सीट बहुत कम मार्जिन से थी, और चोमू की सीट थी, बहुत नजदीकी मामला था। चोमू के अंदर भी कितने प्रभावित हुए, कई पार्टियों को इसका नफा नुकसान भी हुआ। मैं आपको चाकू से देता हूँ RLP के लिए, तो चाकू से लड़े थे हेमंत विजय, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, आप समझिए उस बात को। और उनकी विनिंग आप देखिए, वेद प्रकाश जी सोलंकी कांग्रेस से 4,000 वोटों से करीब चुनाव जीते थे। और वहीं पे ये आपके वोट आए थे, इनको 70,000, कांग्रेस को, बीजेपी को 66,000 और 16,000 RLP से आए थे। आप कहने का मतलब ये कि हनुमान बेनीवाल जो उम्मीद कर रहे हैं वो हो सकती है अगर राजस्थान में ऐसा कुछ हो जाता तो बदलाव। देखिए, राजनीति में सारी संभावनाएं हैं, उनका अगर सही सब कुछ ठीक रहा, निश्चित रूप से प्रभावित। हनुमान बेनीवाल का, ये अपन ने तीसरे मोर्चे की बात की थी, इसलिए मैं हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आजकल और पार्टियां तो बाहर की है, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान से लोकली हैं और वो यहीं की लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ के। क्योंकि हनुमान बेनीवाल आजकल अपन देखते हैं कि जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी टीम, मुझे लगता है, कोई काम कर रही है जो हनुमान बेनीवाल को गाइडेंस दे रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बड़ी टीम काम कर रही है। देखिए, हर पॉलिटिशियन आप तो उनसे कनेक्ट रहे हैं। हाँ, मैं जब तक था तो मुझ तक तो जानकारी, तब तक तो हम खुद थे, तब तो हमें दूसरों का कोई ऐसी, जब हम खुद ही मैनेज करते थे, हम तो इस तरह से चीजें चलाते थे। और खुद भी बहुत, उनके छोटे भाई अभी जो कैंसर से विधायक है, नारायण जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, मैं साथ रहने के बाद, दोनों भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। हो सकता है पब्लिक डोमेन में क्या बात के वो अलग विषय है, लेकिन मैच्योर पॉलिटिशियन होता है तो वो अपनी टीम भी अच्छी सिलेक्ट करता है और कार्यक्रम भी अच्छे करते हैं। तो मैच्योर लोगों की जरूरत है। अब सचिन पायलट जी, हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट की भी। सचिन पायलट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी रही जो टीम की थी, हल्की सी। में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, मैच्योर पॉलिटिशियन, टीम की कमी रह गई यहाँ पे। अशोक गहलोत जी की टीम मजबूत थी, बिल्कुल। आप समझिए ना, आपकी इंटेलिजेंस कितनी तेज होती है। सिस्टम भले ही अलग तरीके, लेकिन आपकी जो प्राइवेट लोग आपके आसपास में, वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं है, कैसे है, आपका मैनेजमेंट कैसा है पब्लिक डोमेन में। और सुंदरा जी राजे अवेयरनेस बहुत है, अपने आप में बहुत हर चीजों को अपडेट है, तो वो सारी चीजें होती है। मैं आप तीसरे मोर्चे की जब बात कर रहा हूँ, तो इनके अलावा भी बहुत सारे लोग और भी, पार्टियां भी इस मैदान में आ रही है। हम भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के बाद में, कि जो 30 से शायद निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये उनको तय है कि चुनाव लड़ना है। वो पार्टी टिकट दे तो बेटर है, नहीं दे तो। और हम बहुत आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिसके साथ जा रहे हैं वो सारे विधानसभा में शपथ लेंगे और फिर हम आपके साथ एक दिन जरूर जी। आखिरी सवाल, राम सिंह सांतला से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों से? हमारी खासकर यूथ को
नहीं, यूथ तो मुझे लगता है कि यूथ को पढ़ाई करनी चाहिए। जो चुनाव अभी तो हम जो अगले 3-4 महीने काम है उन चुनाव से रिलेटेड नहीं, एजुकेशन है, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ, उन लेकिन अपॉर्चुनिटी किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि मुझे कोई रोजगार मिल जाए या फिर कुछ मुझे छोटा मोटा काम मिल जाए। जिनको पॉलिटिकली इंटरेस्ट है चुनाव के अंदर काम करने का, वो राजनीति का हिंदी भाषा समझे, थोड़ी सी वो अंग्रेजी का ज्ञान हो, ज्यादा नहीं, बहुत हिंदी का प्रॉपर ज्ञान, जिस भाषा में भी हो पूरा ज्ञान होना चाहिए, परफेक्टली हो। वो मेरी वेबसाइट है www.ramsinghsankla.com, वहाँ पे आके अपना फॉर्म डाल दें, मेरी टीम उनसे कनेक्ट कर लेती है उनको। हम अभी भी, मैंने कहा, राजस्थान के अंदर हमने ऐसे पिछले 3-4 महीने में 35 ऐसे युवाओं को रोजगार दिया, और उनका ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे पैकेज जो एक आईटी कंपनी नहीं दे सकती, वो पैकेज हमारी एजेंसी ने दी उनको। कारण है कि उनको ग्राउंड में फिर भेजा, उससे आउटपुट तो नीचे आता है। वो सारी चीजें युवा हमेशा ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर क्या कुछ कैसे? टैलेंट होना जरूरी है, डिग्री मायने नहीं रखती। बिल्कुल। आप मेरी डिग्री पूछोगे तो सोचोगे मैंने तो सारी चीज पढ़ाई सरकारी में हुई है हमारी, तो बिल्कुल जी मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जरूर रहा, लेकिन पढ़ाई सरकारी, फिर भी हम एक अच्छे स्तर पे, एक अच्छी कंपनी हमारी बहुत बड़े लेवल पे जा रही है, जी। निश्चित रूप से इनमें हम आगे बढ़ते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करें, और हम जब भी मिलें कभी तो आपके साथ उन नेताओं को साथ लेकर मिलेंगे कि जब आप विधानसभा में होंगे वो नेता। निश्चित रूप से। और राम सिंह जी से यह भी कहना चाहूंगी, शुभकामनाएं हैं आपको कि आप राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में, भारत में जहां भी जाएं आपके लोग मिले और उनसे लोकली कनेक्ट हों। निश्चित रूप से आप हमारे पूरे देश के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे तो हमारी टीम का सदस्य आपको लगभग हर विधानसभा पे कहीं ना कहीं मिल जाए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह जी सांकला। अक्सर अपन देखते हैं कि जो नेता काम करता है, उनकी टीम काम करती है, उनके पीछे स्ट्रेटेजी क्या होती है, लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, उन सब के बारे में मैनेजमेंट का काम राम सिंह जी जैसे लोग करते हैं। राम सिंह जी भी काफी लोगों काम कर रहे हैं। अभी ये ऑफिशियली तो अपने को नहीं बताना चाह रहे, देखते हैं 2023 का इलेक्शन आने के बाद में ये कौन कौन नेता विधानसभा पहुंचता है, और फिर मिलेंगे उनके साथ में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़। नमस्कार।